नमस्कार सभी को। पिछली क्लास अपनी स्टार्ट हुई थी कनकेव मिरर, है ना। कनकेव मिरर पूरा एंड नहीं हुआ था, थोड़ा सा बचा हुआ था उसका पार्ट, तो इसलिए आज मैं कनकेव मिरर आज ख़त्म करूँगा। तो कनकेव मिरर में मैं आप लोगों को चार्ट के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूँ मैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उसका नेचर क्या है, उसकी साइज क्या है, किस जगह पे प्रतिबिंब बनेगी, वो अपन देखेंगे। तो पहला केस अपन स्टार्ट किए थे। पहला केस मैं बताया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वस्तु की पोजीशन, वस्तु कहाँ पे रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो प्रतिबिंब की लोकेशन पता करेंगे। फिर उसकी साइज माने आकार, उसका आकार देखेंगे। फिर उसकी प्रकृति देखेंगे, अपन नेचर देखेंगे, प्रकृति, उसकी प्रकृति देखेंगे। नेचर मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब बनती है या आभासी प्रतिबिंब बनती है, ये अपन देखेंगे। तो पहला केस अपन देखे थे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे अपन, इन्फिनिटी पे। मैं यहाँ पे कनकेव मिरर भी बना लेता हूँ मैं। ये कनकेव मिरर बन गया, अवतल दर्पण बन गया। यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होगा, पोल होगा। ठीक है। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे। तो कहाँ बनेगी इमेज, फोकस। और क्या आता था, अब फोकस पे कैसी बनती थी, पॉइंट साइज की, पॉइंट साइज बहुत ही छोटी। ठीक है। और प्रकृति इसकी क्या होगी, प्रकृति की बात करें तो रियल इमेज बनती थी, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। यदि वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ बनती है तो वहाँ पे हमेशा उल्टी प्रतिबिंब भी बनेगी। कैसी प्रतिबिंब बनेगी, उल्टी भी बनेगी। जहाँ पे वास्तविक बनती है वहाँ पे उल्टी भी बनती है, ये बात तय है। ठीक है। दूसरा केस अपन लिए थे, बिहाइंड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ऑब्जेक्ट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यानी वक्रता केंद्र के पीछे यहाँ कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेज अपन देखे थे कहाँ पे बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। मैं रेड डायग्राम से भी बताया था ना, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यदि ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। और इमेज की यदि साइज की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, इमेज छोटी बनती है, यानी कि स्मॉलर साइज की इमेज बनती थी। ये मैं बना के भी दिखाया था पिछली क्लास में। और यदि मैं नेचर की बात करूं तो अब क्योंकि यदि मिरर के सामने यदि इमेज बनती है तो कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी। यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनती है तो इसका मतलब ये भी तय है कि उल्टी प्रतिबिंब भी बनेगी। ये चीज़ अपन देखे थे। ठीक है। थर्ड केस अपन लिए थे, एट सी, यानी कि वक्रता केंद्र पे यदि ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वक्रता केंद्र पे यदि ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ये मेरा वक्रता केंद्र है, यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज इसी के नीचे बन जाती है, यानी सेम साइज की भी रहती है। और कहाँ पे बनती है, उसी के पास यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी। और यदि मैं साइज़ की बात करूँ तो सेम साइज़ की बनती है, सेम साइज़ की बनेगी। और यदि मैं यहाँ बात करूँ तो सेम वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब बनती है। ठीक है। फोर्थ केस अपन लिए थे, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यदि वस्तु रखी जाती है तो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड सी। बिहाइंड सी मानी वक्रता केंद्र के पीछे। यदि यहाँ पे यदि मैं बोलूँ, ये मेरा यदि वक्रता केंद्र है, ये मेरा फोकस है, यदि इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज, रेड डायग्राम भी बना देता हूँ, कहाँ से पास होती है, फोकस से। यदि प्रिंसिपल एक्सेस के पल्ले रे डालेंगे तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। और यदि मैं पोल पे रे डालता हूँ तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाई है उतना ही एंगल ये जा कर के बनाएगी, यानी कि ये कहीं जा कर के पीछे कहीं जा कर के मिल जाएगी। कहाँ मिलती है, वक्रता केंद्र के पीछे, वो भी बड़ी इमेज बनती है, यानी लार्जर इमेज बोलूँ, लार्जर। ठीक है।
और नेचर की बात करूँ तो नेचर यही है सेम, यानी वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब बनती है। इस केस में भी यही है, ठीक है। फिफ्थ केस ये है एट सी, सॉरी सी तो हो गया, एट एफ यानी कि फोकस पे। यदि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाता है, देखो मैं रे डायग्राम से भी बता देता हूँ एक बार। यदि मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखता हूँ, ये मेरा क्या है फोकस, यहाँ पे रखता हूँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा। तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे डाल दिया, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होती है। एक कहाँ पे डाल देता हूँ, पोल पे। तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे बना रही है उतना रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी। और अपन देख पा रहे हैं कि ये दोनों रे कैसी हैं, पैरेलल जा रही हैं। यानी यदि पैरेलल जा रही हैं तो ये रे कहाँ पे जा कर के मिलेंगी, कहीं जा कर के इन्फिनिटी पे मिलेंगी, है ना। यदि अपन फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और इसकी साइज़ की बात करूँ तो वेरी लार्ज, साइज़ तो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि जितना दूर जा कर के मिलेंगी उतना प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती जाएगी, ठीक है। इसलिए इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ क्या है, बहुत बड़ी होगी। और प्रकृति की बात करें तो प्रकृति सेम रहेगी, यानी वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब बनेगी। यहाँ तक समझ में आया। अब अगला लास्ट केस क्या है, लास्ट केस यानी बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच रखा जाता है, तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है, बिहाइंड मिरर, हमेशा मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड मिरर के पीछे। यदि मिरर के पीछे यदि इमेज बनती है तो क्या होगा, प्रकृति की बात यदि करूं तो हमेशा क्या होगी, वर्चुअल मतलब आभासी। एंड यदि वर्चुअल बन रही है तो सीधी बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, सीधी, आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनेगी। यदि मैं साइज़ की बात करूं तो साइज़ क्या होगी, बड़ी होगी, लार्जर। देखो मैं एक बार बना के भी दिखाई देता हूं मैं। तो रे डायग्राम देखिएगा इसका। एक क्या रे डालते हैं अपन, एक रे डालने का तरीका होता है मेरा, पैरेलल डाल दो प्रिंसिपल एक्सिस के। ये कहाँ से पास होने वाली है, फोकस से। दूसरी रे डालने का तरीका मेरा ये है कि मैं पोल पे डाल देता हूँ, तो जितना एंगल ये है तो उतना एंगल यहाँ पर भी बनेगा। अब अपन देख पा रहे हैं कि ये रे क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये रे आगे जा कर के नहीं मिलेगी। इसलिए मैं पीछे इसको डैश से यदि मिलाऊँ, डैश से यदि पीछे मिलाऊँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये क्या है, यहाँ पे पीछे इमेज बन रही है। तो वो इमेज कैसी है, सीधी बन रही है। तो यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दोनों चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है, सीधी इमेज बन रही है। और साइज़ की यदि बात करूँ तो साइज़ देखो, ऑब्जेक्ट की साइज़ इतनी है तो इमेज की साइज़ ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो 6 के 6 केस हो गए। पहला केस क्या है, इन्फिनिटी पे यदि ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे बनती है। और साइज़ की बात करूँ तो पॉइंट साइज़ की बनती है। और नेचर की बात करूँ तो वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब बनती है। तो ये केसेज हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या है, यदि मैं सेंटर के पीछे यानी वक्रता केंद्र के पीछे यदि ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ तो इमेज मेरी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। और स्मॉलर साइज़ की बनेगी, छोटी प्रतिबिंब बनती है और वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है। तीसरा केस ये है कि यदि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि वस्तु को रखता हूँ तो कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे ही बन जाती है और सेम साइज़ की बन जाती है। और यदि मैं प्रकृति की बात करूँ तो प्रकृति मेरी क्या है, वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब ही बनती है, ठीक है। और यदि मैं फोर्थ केस लेता हूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो मेरी जो मेरी इमेज है वो कहाँ, वक्रता केंद्र के पीछे बन जाती है और बड़ी बनती है और क्या है, वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है। अब यदि फोकस पे यदि ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो इमेज मेरी इन्फिनिटी पे बन जाती है। और यदि मैं साइज़ की बात करूँ तो वेरी लार्ज आएगी, ठीक है, बहुत बड़ी प्रतिबिंब बनती है।
और ये प्रकृति की बात करूँ तो प्रकृति मेरी वही है, वास्तविक और उल्टी, ठीक है। और लास्ट केस क्या था मेरा, यदि मैं फोकस और पोल के बीच में यानी कि वक्र ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखता हूँ तो मेरी इमेज मिरर के पीछे बनती है। कभी भी यदि मिरर के पीछे यदि इमेज बनती है तो वो हमेशा कैसी आने वाली है, आभासी आने वाली है और सीधी आने वाली है। क्योंकि अपन बोलते हैं यदि मिरर के सामने वाला जो एरिया कहलाता है उस एरिया का नाम दिया जाता है वास्तविक क्षेत्रफल, वास्तविक क्षेत्र यानी कि रियल एरिया, और मिरर के पीछे वाले एरिया को अपन बोलते हैं वर्चुअल एरिया, वर्चुअल एरिया, ठीक है। तो इसलिए मिरर के पीछे यदि प्रतिबिंब बनती है तो वो वर्चुअल होगी, यदि मिरर के सामने प्रतिबिंब बनती है तो वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होगी, ठीक है। ये अपन देखे हैं कनकेव मिरर से बनने वाले प्रतिबिंब कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, उसका प्रकृति क्या होगी, उसकी साइज़ क्या होगी, ये इसके बारे में अपन डिस्कस किए हैं, ठीक है। पिछली क्लास में भी 3-4 केस मैं बताया था, उसका रे डायग्राम भी बताया था, ठीक है। यदि रे डायग्राम किसी को पूछना है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो रे डायग्राम यदि आप लोगों को चाहिए पूरे तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं अगली क्लास में पूरे रे डायग्राम एक साइड से बता दूंगा, ठीक है। वो एक वीडियो अलग से बन जाएगी उसके लिए। अब अपना देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब जैसे अपन कनकेव मिरर में अवतल दर्पण में अपन देखे हैं कि ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सी रखा है तो इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज कहाँ बनती है। यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में रखा है तो इमेज कहाँ बनती है। जब फोकस और पोल के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनती है, उसका नेचर क्या है, उसकी साइज़ क्या है, ये अपन डिस्कस किए, ठीक है। उसी प्रकार से कनकेव मिरर में भी अपन देखेंगे, कन्वेक्स मिरर में अपन देखेंगे। लेकिन कन्वेक्स मिरर के 2 ही केस हैं। एक पहला केस ये है कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगी, साइज उसकी क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में क्या है, इन्फिनिटी पे यदि ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज फोकस पे बनती है, वहाँ पर भी ऐसे ही था। लेकिन साइज़ की बात करें तो साइज पॉइंट साइज थी, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, ठीक है, पॉइंट साइज। और नेचर की बात करूँ तो नेचर इसका क्या है, हमेशा क्या होगा, आभासी। यदि आभासी प्रतिबिंब बनती है तो अपन ये भी बोल देंगे कि सीधी प्रतिबिंब बनेगी, ये भी अपन ध्यान देना है। जब भी कहीं आभासी प्रतिबिंब आ जाए कि आभासी प्रतिबिंब है तो इसका मतलब वो सीधी प्रतिबिंब भी होगी, ठीक है। दूसरा केस अपन क्या लेंगे, यदि फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, फ्रंट ऑफ मिरर के सामने यदि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा गया, कहीं पर भी रखा जाए, इमेज हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में ही बनने वाली है, ठीक है, हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी। और साइज़ की बात करूँ तो स्मॉलर साइज़ की इमेज बनती है, और ये तो आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनती है। मैं एक बार बना के भी दिखा देता हूँ, मैं एक बार देखिएगा। ये मेरा क्या है, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का जो है फोकस यहाँ पे, पोल यहाँ पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। यदि मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखता हूँ, यहाँ कहीं पर भी रखता हूँ तो ये क्या होगा, पहली रे डालने का तरीका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी। ये कहाँ से, वैसे यहाँ से पास होनी चाहिए लेकिन उस साइड नहीं जाएगी, ये ऐसी चली जाएगी, ठीक है। एक रे डालने का तरीका मेरा पोल पे, जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे बना रही है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित कोण उतना ही होगा, ये अपन देखे थे, ठीक है। तो ये दोनों रे आगे जाकर के नहीं मिलेंगी, इसलिए डैश से अपन मिलाएंगे तो ये मुझे दिख रहा है, ये पोल है, ये फोकस है। तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, मिरर के सामने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनने वाला है। किस मिरर की बात हो रही है, कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो यह हमेशा, तो एक चीज़ समझ में आई कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा
आभासी प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनती है और सीधी प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे ये समझ में निकल के आ रहा है कि हमेशा छोटी प्रतिबिंब बनती है। हमेशा कैसी प्रतिबिंब बनेगी? हमेशा छोटी। कन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी प्रतिबिंब बनती है, लेकिन कनकेव मिरर में ऐसा नहीं था। कनकेव मिरर में छोटी भी बनती थी, बड़ी भी बनती थी, ठीक है, और पॉइंट साइज़ की भी बनती थी। और एक चीज़ और समझ में आया कि ये जो है ना हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनने वाली है। इमेज कहाँ पे बनने वाली है? पोल और फोकस के बीच में। फोकस पे कम बनती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाए, तो कहाँ पे बन जाएगी? फोकस पे बन जाएगी। अदरवाइज कहीं पर भी रखो, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, ठीक है। ये दो ही केस है इसके, ये आप ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हेडिंग डालिए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र एक फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये फार्मूला है। f होता है फोकल दूरी, फोकल दूरी, फोकल दूरी। v होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ये जितनी भी दूरियां हैं ये कहाँ से मेजर की जाती हैं? पोल से। हमेशा कहाँ से अपन मेजर करेंगे? पोल से। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इमेज यहाँ पे बन रही है, ये मेरी क्या है? इमेज है, ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और इमेज और पोल के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो अब साइन कन्वेंशन भी आप लोग देख लीजिए। साइन कन्वेंशन किसको पॉजिटिव लेते हैं, किसको निगेटिव लेते हैं, ये अपन देखते हैं। यू हमेशा क्या लेके? हमेशा निगेटिव लेना। यू क्या लेना है? हमेशा निगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा कैसा होता है? रियल ही होता है, ठीक है। और वी की बात करूं, यदि रियल है, इमेज कैसी है? रियल है, तो मैं निगेटिव लूँगा। यदि वर्चुअल इमेज बन रही है तो मैं उस केस में पॉजिटिव ले लूँगा। तो उसमें लिखा होगा यदि वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है तो क्या है? वो रियल वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है तो मैं भी को निगेटिव ले लूँगा, और यदि वर्चुअल इमेज बन रही है तो मैं भी को पॉजिटिव ले लूँगा, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए निगेटिव लूँगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब आवर्धन, ठीक है। अब देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? m जो होता है HI/HO या -V/U, यानी कि इमेज की दूरी बटे माइनस इमेज की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है। HI/ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या ऐसा बोल दे माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है। ये क्या होता है? सूत्र होता है। ये क्या है? सूत्र है मैग्नीफिकेशन का। ये आपको याद रखना है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट, m हो सकता है निगेटिव हो, m हो सकता है
पॉजिटिव हो भी हो सकता है m इसका मॉड ग्रेटर देन 1 हो सकता है m इसका मॉड लेस देन 1 हो, ठीक है। ये भी हो सकता है m इसका मॉड 1 हो, ठीक है। सब केसेस की चर्चा करते हैं। यदि मैं ऐसा बोलूं कि m निगेटिव कब होगा? जब इमेज रियल इमेज होगी। यदि रियल इमेज बन रही है तो m हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। यदि m पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कैसी प्रतिबिंब बन रही है? आभासी प्रतिबिंब बन रही है, आभासी प्रतिबिंब। और यदि मैं बोलूँ m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इमेज कैसी बनेगी? बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। और यदि मैं ऐसा बोलूं कि m की वैल्यू यदि 1 आ रही है, उसका मॉड यदि 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या होने वाला है? सेम साइज, मतलब सेम आकार की प्रतिबिंब बनने वाली है। यदि लेस देन 1 यदि m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसी बनने वाली है? छोटी प्रतिबिंब बनेगी, छोटी प्रतिबिंब बनेगी। ये आपको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से जज हो जाएगा। यदि बड़ी प्रतिबिंब बन रही है इसका मतलब m के वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो उसका मॉड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यदि m की वैल्यू 1 आ रही है तो मतलब सेम साइज़ की बन रही है। m की वैल्यू यदि लेस देन 1 आ रही है तो छोटी प्रतिबिंब बन रही है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझिएगा। जैसे मैं बोलूँ m की वैल्यू जो है, मैं बोल दिया m की वैल्यू -1 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? या m की वैल्यू +1 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? m की वैल्यू 1 आने का मतलब एक चीज़ तो दिख गया, निगेटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी है? रियल इमेज है। कैसी प्रतिबिंब बन रही है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है, ठीक है। और 1 आने का मतलब क्या है? कि उसकी जो साइज है वो कैसी है? सेम साइज बन रही है। इमेज प्रतिबिंब की साइज कैसी है? जितनी वस्तु की साइज है उतनी ही प्रतिबिंब की साइज बनेगी। यहाँ से ये चीज़ें समझ में आई। और यदि m की वैल्यू यदि +1 है तो प्लस आने का मतलब कैसी है? आभासी प्रतिबिंब बन रही है, मतलब वर्चुअल प्रतिबिंब बन रही है। और 1 आने का मतलब क्या है? सेम साइज की बन रही है। तो ऐसा कौन सा मिरर है? यदि मैं इसमें बात करूँ, m की वैल्यू -1 आने का मतलब -1 आ रही है तो इमेज रियल इमेज बन रही है और सेम साइज़ की बन रही है। तो कौन सा मिरर है ऐसा जो रियल इमेज बनाए और सेम साइज़ की बनाए? तो 3 मिरर के बारे में अपन बात किए थे। एक प्लेन मिरर हो गया, एक कनकेव, एक कन्वेक्स मिरर, है ना। 3 मिरर हैं। तीनों मिरर में से कोई एक मिरर या 2 मिरर हो सकते हैं। तो इसमें अपन बात करते हैं, इसमें अपन देखें तो रियल वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? देखो, प्लेन मिरर तो हमेशा आभासी बनाता है, तो प्लेन मिरर तो हो ही नहीं सकता। और रियल प्रतिबिंब एक कनकेव मिरर बनाता है, कन्वेक्स भी हमेशा आभासी बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो मिरर की बात करूँ तो कौन सा मिरर आने वाला है? कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण ही ये काम कर सकता है जो रियल इमेज बनाए और सेम साइज़ की बनाए। तो ये सेम साइज़ की कब बनाता है अवतल दर्पण? अवतल दर्पण जब वक्रता केंद्र पर यदि ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज क्या होती है? उसके नीचे यानी वक्रता केंद्र पे ही बन जाती है, यानी कि उल्टी इमेज बनती है। तो उल्टी इमेज यदि बन रही है यानी कि रियल इमेज बनेगी तो वहाँ पे निगेटिव काउंट हो जाएगा। और सेम साइज़ की बनेगी तो मतलब m की वैल्यू 1 आने वाली है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ m = +1 आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब तो तीनों प्लेन मिरर भी बनाता है, कनकेव मिरर भी बनाता है, कन्वेक्स भी बनाता है। तो यहाँ वहाँ से तो जज नहीं होगा ये, ठीक है। सेम साइज़ की, तो सेम साइज़ की तो कन्वेक्स मिरर नहीं बनाता, वो तो हट गया। तो प्लेन मिरर बचा एक कौन सा? एक समतल दर्पण बचा, एक कौन सा बचा? अवतल दर्पण। लेकिन जब अवतल दर्पण जब सेम साइज़ की बनाता है तो उस केस में जो नेचर होता है उसका रियल इमेज का होता है। तो इसलिए ये क्या होगा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ही ऐसा मिरर होता है जो आभासी और सेम साइज़ की इमेज बना सकता है, बाकी मिरर नहीं बनाते। प्लेन मिरर की खासियत होती है कि आभासी मिरर वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सेम साइज़ की भी बनाता है। ऐसा कोई मिरर नहीं है जो आभासी प्रतिबिंब बना दे और सेम साइज़ की बना दे।
वो ऐसा ना तो कनकेव मिरर ऐसा काम करता, ना ही कन्वेक्स मिरर ऐसा काम करता। इसलिए कौन सा मिरर होगा इसके लिए? प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन हमेशा +1 होता है, हमेशा क्या होता है? +1 होता है। अभी अपन चर्चा भी करते हैं, मैग्नीफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं। प्लेन मिरर में कितना हो सकता है, कनकेव मिरर में क्या क्या हो सकते हैं, कन्वेक्स मिरर में मैग्नीफिकेशन क्या क्या हो सकता है, आवर्धन क्या क्या हो सकते हैं, वो अपन चर्चा करेंगे। मैं यदि लिखूं प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की खासियत क्या है? वो कैसी प्रतिबिंब बनाता है? आभासी। यदि मैं साइज की बात करूं, सेम साइज की बनाता है। ये दो चीज़ें हैं, सेम साइज की भी इमेज बनाता है और आभासी बनाता है। यदि आभासी बनाएगा तो m की वैल्यू क्या होने वाली है? पॉजिटिव। और यदि सेम साइज़ की बनाता है तो उसका मॉड 1 आएगा। यानी कि कुल मिला के इन दोनों को मैं मिलाऊं तो m की वैल्यू +1 आने वाली है। तो प्लेन मिरर हमेशा, प्लेन मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है हमेशा +1 होता है। ठीक है, प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन +1 होता है। और यदि मैं फोकस की बात करूं, फोकल लेंथ की बात करूं, तो क्या आने वाला है? इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यदि देखूं दूसरा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में मैं मैग्नीफिकेशन की बात करता हूं। तो पहला केस अपन यदि लें, ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी पे रखा जाए, 6 केस थे इसके, है ना, पूरे केसेस की बात करते हैं। यदि इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो इमेज कैसी बनती है? पॉइंट साइज की बनती है, ये अपन देखे थे। और कैसी देखे थे अपन? रियल देखे थे, रियल इमेज। तो साइज़ के बारे में भी बात हो गई। यदि पॉइंट साइज़ की यदि जहाँ पर भी इमेज बनती है तो उसका मैग्नीफिकेशन हमेशा 0 आता है। हमेशा क्या आने वाला है? यदि पॉइंट साइज़ की इमेज बनती है तो वहाँ पे मैग्नीफिकेशन उसका क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। थर्ड वो सेकंड, किसी का सेकंड केस भी अपन देख लेते हैं। अब ये कहाँ पे? इन्फिनिटी पे रखा गया है। अब बिहाइंड सी यदि रखते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के जब पीछे यदि ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। लेकिन कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज। और कैसी? स्मॉलर इमेज। स्मॉलर और रियल इमेज बनती है। यदि रियल इमेज बनेगी तो m की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। और यदि यहाँ बात करूँ स्मॉलर बनती है तो <1 आएगी, सॉरी <1। यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रही है, मतलब कि उसकी वैल्यू 1 से कम होगी। तीसरा केस की यदि बात करूँ, एट सी यदि वक्रता केंद्र पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वक्रता केंद्र पे जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है और सेम साइज़ की बनती है, सेम साइज़ की बनती है। ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब रियल यदि होगा तो m की वैल्यू क्या आने वाली है? सॉरी निगेटिव आने वाली है। क्या आने वाली है? निगेटिव आने वाली है। और यदि सेम साइज है तो उसकी वैल्यू 1, यानी कि यदि देखें अपन दोनों केसेस को मिलाएं तो -1 आ जाएगा। तो यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या आने वाला है? -1 आने वाला है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे रियल इमेज बनती है। यदि रियल बनती है तो निगेटिव बनाते हैं। ठीक है, यदि सेम साइज़ की यदि बन रही है तो सेम साइज़ में 1 आएगा, यानी कि मैग्नीफिकेशन -1 आने वाला है। जैसे अपन प्लेन मिरर में देखे थे, सेम साइज़ की थी तो 1, आभासी थी तो +1 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं देखूँ, अब ऑब्जेक्ट को फोकस बिटवीन फोकस एंड सी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते थे
तो इमेज मेरी कैसी बनती थी, इमेज बनती थी मेरी रियल, और कैसी बनती थी, लार्जर इमेज बनती थी। यदि ये है, यदि रियल इमेज बनती थी तो m की वैल्यू निगेटिव आने वाली है, और लार्जर इमेज बनती है तो उसका जो मॉडुलस है ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब यदि फिफ्थ केस की यदि बात करूँ, मैं फिफ्थ केस की यदि बात करूँ तो कहाँ पे एट फोकस, यदि फोकस पे यदि ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो इमेज मेरी कैसी बनती थी, रियल बनती थी और वेरी लार्ज बनती थी। यदि वेरी लार्ज यदि बन रही है, बहुत बड़ी बन रही है, तो m की वैल्यू यहाँ पे मैं -∞ लिख सकता हूँ। -∞, क्योंकि बहुत बड़ी इमेज बन रही है तो उसका मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि मैं इन्फिनिटी के बराबर काउंट कर सकता हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी पे ही जाकर मिलती थी, तो वो जो hi की वैल्यू होगी इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, अब लास्ट केस अपन कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे थे, अपन ऑब्जेक्ट को यदि फोकस एंड पोल के बीच में रखते थे, तो इमेज फोकस एंड पोल के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखते थे तो मेरी इमेज वर्चुअल बनती थी, यानी आभासी प्रतिबिंब बनती थी। और यदि साइज़ की बात करूं तो लार्जर साइज़ थी। यदि वर्चुअल इमेज है तो m की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, यदि लार्जर है तो इसका मॉड ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ये हो सकता है। ठीक है, अब अपन पूरे केस हो गए, है ना। अगला जो है, यदि मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में अपन देखेंगे मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में किसी भी केस पे, यदि मैं पहला केस लिखा था इन्फिनिटी पे यदि ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज कैसी बनती थी, पॉइंट साइज की, और कैसी बनती थी, वर्चुअल। जब पॉइंट साइज आ गया तो m की वैल्यू 0 आने वाली है। दूसरा केस अपन देखे थे फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज कैसी बनती है, आभासी और छोटी प्रतिबिंब। कैसी प्रतिबिंब, छोटी, यानी स्मॉलर प्रतिबिंब, छोटी प्रतिबिंब। यदि छोटी प्रतिबिंब बन रही है, आभासी यदि बन रही है तो m की वैल्यू, तो ये तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव आने वाली है, और छोटी यदि बन रही है तो m की वैल्यू इसका मॉड लेस देन 1 आने वाला है, तो ये होगा। तो यहाँ से समझ में ये आता है कि कन्वेक्स मिरर में मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 से कम आता है, वो भी हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये इतना आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन की चर्चा हो गई। तो मैग्नीफिकेशन कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो सकता है, पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, ग्रेटर देन 1 कब होगा, लेस देन 1 कब होगा, ये आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, और प्रॉब्लम भी ऐसे ही आ जाती हैं, सीधा डायरेक्ट प्रॉब्लम आ जाती है कि मैग्नीफिकेशन इतना है। जैसे मैं एग्जांपल, तो मैग्नीफिकेशन +1 है, तो बताओ कौन सा मिरर हो सकता है, तो कौन सा मिरर हो सकता है, प्लेन मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक एग्जांपल भी दे दूंगा, तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि ये पूरा क्लियर होगा तो वो एग्जांपल अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।